डू यू थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि हम IMF की हर बात नहीं मान सकते? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हमारे हमारे क्रेडिटर्स को, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको, आई मीन यानी कि तमाम लोगों को ये इल्म है कि IMF प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान जो है वो चंद महीनों से आगे अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकता। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, अगर इसी रास्ते पे हम लोग चलते रहे तो मैक्सिमम दिसंबर तक चल सकते हैं, उसके बाद जीरो हो जाएंगे ये रिजर्व्स। तो खुरब हकीकत तो ये खुरब जी। मैं आपका रीसेंट आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने बताया है कि किस तरह और कब कब हमें कितनी पेमेंट्स करनी है। सारे रोल ओवर्स हो जाएं तो आपने वही मतलब आपका जो आर्गूमेंट है वो समझ में आता है कि हमारे पास दिसंबर तक की सूरत हाल को दिसंबर के बाद अच्छी नहीं होगी। लेकिन IMF भी तो ये जानता है ना कि उसके बाद क्या IMF एक इतने बड़े मुल्क को डिफॉल्ट होने देगा? अब यही बहुत बड़ा सवाल है कि या तो हम लोग, अब पाकिस्तान के ऊपर है कि हम लोग अगर ये समझते आ रहे हैं काफी हम्म। सालों से कि पाकिस्तान इज टू बिग टू फेल, कि इतना बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे मुल्क को, आपने भी ये माजी में ये लाइन सुनी होगी बिल्कुल। लोगों से कहते हुए कि पाकिस्तान को ये लोग जाने नहीं दे सकते। ये लाइन काफी सालों से पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में सर्कुलेट करती थी, और ये आई थिंक पुरानी दुनिया की एक थिंकिंग थी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि नई दुनिया आ गई है जिसमें हम लोग हैं। इस नई दुनिया में अमेरिका और चाइना के दरमियान राइवलरीज हैं, रशिया और यूक्रेन की इन्वेजन है, पर तमाम इस टाइप के मसले मसाइल हैं जिसके तहत जो बिग पावर्स हैं हमारी दुनिया के, वो इंक्रीजिंगली अपने अंदरून मसले और मसाइल में ज़्यादा लपटे हुए हैं, और उनको अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि दूर के मुल्क, छोटे मुल्क ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे, उनकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर सके। तो आई डोंट नो कि अब हम लोग इस लाइन में, यानी कि हमें वो जाने नहीं दे सकते, कितनी कंफर्ट ढूंढ सकते हैं। तो इट्स ये बताइए पॉसिबल। कि जो हमारे वजीर ख़जाना कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब जाहिर है वजीर ख़जाना कोई इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग की तो बात नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं और कोई भी ब्लैकमेलिंग होगी। लेकिन जो प्रेस रिलीज आई है IMF की, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो तो आपको बता रहे हैं कि ये इकदामात ले लें। जी, ये ब्लैकमेल का अल्फाज जो तो हमारे वजीर खजाना साहब ने ही यूज किया है। आई डोंट, और अगर कोई ऐसी चीज हो भी रही हो, मिसाल के तौर जो इसको शायद ये ब्लैकमेल कह रहे हैं, लेकिन IMF की तरफ से अगर कोई जियो पोलिटिकल दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पे, अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपनी स्टेटमेंट पे तो ऐसी चीज नहीं जाहिर करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इट इज़ पॉसिबल कि IMF खुद पाकिस्तान के साथ डील कर करके तंग आ गया, क्योंकि मार्च 2021 से उनकी स्टोरी अभी यही रही है कि पाकिस्तान एक मुआहदा साइन करता है, अपनी कमिटमेंट्स देता है, और पैसे मिलने के बाद मुकर जाते हैं। तो ये मार्च 2021 में हुआ, यही चीज फरवरी 2022 में हुई, और दोबारा यही चीज अगस्त 2022 में हुई या सितंबर 2022 में हुई। और अब चौथी दफा के वो कह रहे हैं कि यार अब आप सारी चीजें पहले करें, उसके बाद आपको पैसे अच्छा मिलेंगे। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं? अभी जो IMF की तरफ से कुछ दिन पहले भी एक चीज़ सामने आई थी कि दस्तूर और कानून के मुताबिक मामलात पाकिस्तान में आगे बढ़ाए जाएं। डू यू थिंक कि IMF इलेक्शन का भी वेट कर रहा है, क्योंकि ये हुकूमत अब सिर्फ 2 माह की मेहमान रह गई है? जी हाँ, वो काफी अनयूजुअल स्टेटमेंट थी। ये पहली दफा मैंने देखा है IMF को। मैं कोई 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ इन चीजों को, और पिछले 25 सालों में पाकिस्तान के कोई, अगर मैं आपको गिन के बताऊं, 1 2 3 4 5, ये छठा प्रोग्राम चल रहा है। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि एक इस टाइप की स्टेटमेंट जो क्लियरली सियासत की तरफ पॉइंट कर रही हो, दी गई हो IMF की तरफ से। अक्सर ये चीजें बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन इनको सामने लाना इस तरह स्टेटमेंट के जरिए बहुत अनयूजुअल है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस। क्या उनका इशारा जो है वो इलेक्शंस की तरफ है? क्या उनका इशारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तरफ है? आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से। उन्होंने जान तो के ये जो आउटगोइंग गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ IMF का वैसे आमतौर पर तर्ज अमल क्या होता है? क्या
आउटगोइंग गवर्नमेंट्स के साथ वो मुआहिदा करता है जैसे गवर्नमेंट्स लास्ट लेग पे आ जाती हैं जब? देखिए, आउटगोइंग गवर्नमेंट के साथ फ्रेश मुआहिदा करना तो मुश्किल होता है, नो डाउट। और अभी तक मुझे तो कोई मिसाल नहीं याद आ रही। नॉर्मली इनकमिंग गवर्नमेंट ही फ्रेश मुआहिदा करती है, लेकिन यहाँ तो हम लोग आउटगोइंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। लास्ट ट्रांच है प्रोग्राम की। प्रोग्राम तो जून 30 को खत्म हो रहा है। तो फिलहाल इनको क्यों मुश्किल पेश आ रही है, वो तो आई थिंक प्रोग्राम में ही और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो होंगी। लेकिन साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ जियो पॉलिटिक्स भी अप्लाई कर रही हो। इट्स वेरी हार्ड टू से डिफिनिटिवली एट द मोमेंट। तो खुरम, ये जो हमारे वजीर ख़जाना जिस लैंग्वेज में इजहार ख्याल फरमा रहे हैं, क्या ये ज़बान भी IMF के साथ डीलिंग पर असरअंदाज होती है? नहीं, देखिए, ऐसी जबान यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप में। IMF जो है वो एक ऐसा इदारा है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रबल्ड कंट्रीज के साथ डील कर। तो इस चीज की थोड़ी बहुत आदत है कि उस रिलेशनशिप में हमेशा खींचातानी होती है। हाँ। तो आप इस तरह देख लें, जैसे पुलिस वाले हैं वो ज्यादातर डीलिंग्स उनकी क्रिमिनल तबके के साथ ही रहती हैं, तो उनको गालियां सुनने की कुछ आदत होती है और सुन हुए होते हैं उस वैसे चीज में। वैसे IMF आपकी पुलिस और IMF की जो आपने मिसाल दी है, आप इसकी दाद वसूल कीजिए। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि हमने खसारे का बजट तो पेश कर दिया है, अगर हमें IMF प्रोग्राम नहीं मिलता तो इस खसारे की फाइनेंसिंग हम कैसे करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले तो फिर किसी और किस्म की बैरूनी इमदाद भी अनलॉक नहीं होगी, और एटलीस्ट फिलहाल तो ऐसे लग रहा है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दोनों ने कमिटमेंट्स दी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कि हमें कुछ डिपॉजिट्स मिलेंगे और ये वो, लेकिन आई थिंक कोई $3 अरब की। लेकिन कंडीशन उनकी साथ साथ ये लगी है कि पहले आप IMF प्रोग्राम पे आए। मुफ्त के पैसे इस तरह से कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। अगर प्रोग्राम ना बहाल हुआ और बाहर से कोई बैरूनी और मदद ना हासिल हुई पाकिस्तान को, तो फिर जितने हमारे अभी मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इन्हीं की ताकत पे आगे चलना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्शंस मैंने अपने कल के आर्टिकल में दी हैं, उनके मुताबिक मैक्सिमम आउटर लिमिट जो है जहां तक पाकिस्तान जा सकता है, अस्यूमिंग के थ्रू आउट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट 0 रहे, तो वो दिसंबर 2023। जिस चीज को लोग डिफॉल्ट कह रहे हैं वो उस तारीख से चंद माह पहले आ चुका होगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइएगा, ये कोई ऐसी सूरत है कि जो हमें पता ना हो लेकिन सिर्फ हमारे वजीर आज़म को या वजीर ख़जाना को पता हो? वजीर आज़म की भी क्या बात, उनके कहने पे तो वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब कि मैं बजट भी मैं उस वक्त दिखाऊंगा जब वो 9th रिव्यू मुकम्मल कर लेंगे। हालांकि वजीर आज़म ने कमिट किया था कि हम आपको बजट पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। खैर एनीवेज, नंबर्स तो पहुंच गए होंगे। तो क्या ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो, या इम्कान है जो हमें पता ना हो, आपको पता ना हो और वजीर ख़जाना को पता हो? लाजिम है। इनफैक्ट काफी ऐसे ही होता है कि इन टॉक्स के दौरान जो असली हकीकत जो डिस्कस हो रही होती है, उसका एक हिस्सा ही पब्लिक में डिस्कस किया जा रहा होता है। बहुत ऐसी बातें हो रही हैं डार साहब और IMF टीम के दरमियान, और डार साहब की टीम और IMF टीम के दरमियान, जिनका जिक्र पब्लिक में नहीं हो रहा। और कुछ इस टाइप के उन्होंने हिंट्स माजी में दी हैं डार साहब ने खुद। मिसाल के तौर जब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की दफाई पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इट्स पॉसिबल, इनफैक्ट इट्स वेरी लाइकली कि डिफेंस बजट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इन चीजों को भी इन टॉक्स के दौरान रेज किया जा रहा है। लेकिन वो चीज वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, ना IMF वाले करेंगे, ना गवर्नमेंट वाले करेंगे। और भी इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। अच्छा खुर्रम साहब, इसहाक डार साहब ये भी कह रहे हैं कि बातचीत अभी जारी है, खत्म नहीं हुई, 14 दिन रह गए हैं। डू यू थिंक कि हम जा सकते हैं, हमें मिल सकता है ये प्रोग्राम, अभी भी चांसेस हैं? और दूसरी बात ये कि इसहाक डार साहब बार बार ये कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम के बगैर भी चल सकते हैं, उन्होंने आज भी ये कहा, और प्लान B का भी वो जिक्र करते हैं। आपको लगता है कोई प्लान B है उनके पास, या प्लान B पॉसिबल है? ठीक है, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल था कि चांसेस क्या हैं इस प्रोग्राम को एक्चुअली बहाल होने में। चांसेस हैं तो, लेकिन बहुत स्लिम है, बहुत कम है। मैं उन पे बेट नहीं करूंगा, ना मैं किसी को एडवाइस करूंगा कि इस पे बेट करें। अलबत्ता क्या पता,
अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं इस मुआवजा। दुनिया में, शायद हो जाए। हम्म। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग चल सकते हैं या नहीं, चल तो जरूर सकते हैं। सवाल यह है कि कब तक। और मेरी प्रोजेक्शन के मुताबिक कोई दिसंबर आउटर लिमिट है, बिल्कुल आउटर लिमिट। इन ऑल लाइकलीहुड दिसंबर 2023 से पहले पहले यहाँ पे वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं। अच्छा। आपका एक तीसरा सवाल था जो आई एम सॉरी मेरे माइंड से भी क्या निकल प्लान बी और क्या Plan B? पॉसिबल भी है? प्लान बी कोई खास नहीं है यार। प्लान बी क्या होगा? आई मीन देखें, वो उन्होंने डेट रीस्केड्यूलिंग की बात अभी आई थिंक जुमे की दिन छोड़ दी थी। हाँ पिछले जुमे को टीवी चैनल पे आके जी। इस टाइप की कोई चीज होगी कि उन्होंने जाके डेट क्रेडिटर से बात करनी है कि भाई आपके कर्जे अदा करने के लिए। अब जैसे जुलाई में कोई एक मेच्योरिटी आ रही है चाइनीज की, शायद उनसे बात करें कि यार इसको हमारे लिए रीस्केड्यूल कर दे, लेकिन रीस्केड्यूलिंग इतनी जल्दी नहीं होती। रीस्केड्यूलिंग, बायलैटरल रीस्केड्यूलिंग करने में महीने लग जाते हैं। मैं आपको एक्वाडोर का एग्जांपल दे दूं, उन्होंने फरवरी 2022 में शुरू किया था चाइना के साथ रीस्केड्यूलिंग की बात करना, और वो सितंबर 2022 में जाके उनका एग्रीमेंट फिर फाइनली रीच हुआ, और ये काफी तेजी से हुआ था। नॉर्मली इससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है बायलैटरल डेट्स को रीस्केड्यूल करने में। तो अब आई थिंक रीस्केड्यूलिंग एज अ प्लान बी तो अनरियलिस्टिक चीज है, गिवन कि कितना कम टाइम रह गया है। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हम इमीडिएटली बेच दें और हमारा कुछ मसला हल हो जाए? दार साहब कहते हैं हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं। जी नहीं, वो बात दुरुस्त है उनकी। पाकिस्तान के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनको किस हद तक बेचना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल जमीन जो है उसके ऊपर यूएई, सऊदी अरब और चाइना, इन तीनों मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर है। और वहां से पिछले 10 सालों में चंद दफा हमें एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आए हैं कि अगर हजारों एकड़ के हिसाब से हम लोग प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड उनको लॉन्ग लीज पे देने के लिए तैयार हों तो उसके अगेंस्ट कुछ हमें डॉलर्स में सपोर्ट मिल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम है या कराची पोर्ट ट्रस्ट है, इनके अराउंड भी कुछ बात हुई है। अर्बन लैंड है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर भी लैंड डेवलपर्स वगैरह यूएई के जो हैं उनका इंटरेस्ट है, उनकी नजर रही है काफी अरसे से। तमाम इस टाइप के एसेट्स हैं तो, लेकिन इन डील्स को भी क्लोज करने में टाइम लगता है, और हो सकता है रिसेंटली हमने देखा था कि कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस भी रिक्वायर्ड हों। ये प्राइवेटाइजेशन डील्स की तरह होती हैं। आई डोंट नो कितनी रैपिडली इसको किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं।